वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम ICAP के बिजनेस लॉ के ऑटम 2022 की अटेम्प्ट में जो पास्ट एग्जाम में MCQs आए थे उनको डिस्कस करेंगे, उनके आंसर को। पहला क्वेश्चन ये है कि विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान 1973 कंटेन्स स्पेशल प्रोविजंस रिलेटिंग टू नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल। ये चैप्टर 1 में मेंशन भी है और कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी हम पार्ट 5 को देख सकते हैं कि नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल जो है वो पार्ट 5 का हिस्सा है, इसलिए हमारा ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इन रिलेशन टू ऑब्जेक्टिव ऑफ कंपटीशन एक्ट 2010। पहला है कि टू प्रोवाइड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान टू रिड्यूस कंपटीशन। अच्छा, अब इसमें जो इशू है वो ये है कि जो प्रीएम्बल है कंपटीशन एक्ट का, जैसे कि स्टडी टेक्स्ट में भी बताया हुआ है, उसमें बेसिकली ये है कि वो मेंटेन एंड एनहांस कंपटीशन की बात करते हैं। यहाँ पे रिड्यूस लिखा हुआ है, तो ये ऑप्शन तो करेक्ट नहीं होगा। दूसरा है टू प्रोटेक्ट द कंज्यूमर्स फ्रॉम एंटी कंपेटिटिव बिहेवियर, तो ये एग्जैक्टली मेंशन है, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। जो थर्ड वन है टू सजेस्ट प्रैक्टिसेस विच इनहांस कंपटीशन इन द रेलिवेंट मार्केट, तो ये प्रैक्टिसेस सजेस्ट करना जो है ये कंपटीशन कमीशन का काम नहीं है। टू इंश्योर फ्री कंपटीशन इन ऑल स्फेयर्स ऑफ कमर्शियल एक्टिविटीज ओनली, इसमें ओनली वाली बात गलत है, क्योंकि कमर्शियल एंड इकोनॉमिक एक्टिविटी की बात कंपटीशन एक्ट के अंदर दोनों एक्टिविटीज की बात की गई है। ऑप्शन बी वुड बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि ऑन 1 सितंबर 2022 Organza florist OF agreed to deliver 100 kg of freshly picked red roses to Blaze Banquet on 4 September 2022 at rupees 250 per kg। 100 kg हैं, डेट 4 सितंबर है और 250 पर kg। For a wedding ceremony, as the roses were to be picked in the morning of the event day, OF planned to procure the roses from plan। अभी कमिटमेंट कोई नहीं की, सिर्फ प्लान किया। टू प्रोक्योर द रोजेस फ्रॉम टफेटा गार्डन एट एन एग्रीड रेट ऑफ ₹100 पर kg, तो ऑब्वियसली 150 पर kg के हिसाब से वो प्रॉफिट अर्न करते। हाउएवर ऑन 3 सितंबर 2022 बिफोर OF कुड प्लेस द ऑर्डर विद TG, BB contacted OF and asked for the delivery to be made on 7 September 2022। पहले 4 था और अब 7। As the ceremony was rescheduled, OF refused to change the delivery date and rescinded the contract। तो ऑब्वियसली जब टर्म चेंज की जा रही हैं तो वो उसको उस पर रिफ्यूज तो कर सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन जो है वो ये है कि कैन OF क्लेम डैमेजेस फ्रॉम BB इन रिस्पेक्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। अब यहां पर अगर आप नोटिस करें तो जो रूल होता है वो ये है कि जो प्राइस का डिफरेंशियल होता है या जो एक कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म ना करने की वजह से लॉस होता है वो कंपनसेशन में क्लेम किया जा सकता है। लेकिन अगर कोई लॉस ना हो तो कोई कंपनसेशन नहीं बनती, कोई डैमेजेस नहीं बनते। और इस हिसाब से क्योंकि यहाँ पर अभी तक उन्होंने आगे ऑर्डर प्लेस ही नहीं किया था, उन्हें कोई लॉस हुआ ही नहीं है इस रीशेड्यूलिंग की वजह से, तो वो कोई भी डैमेजेस उनको सफ़र ही नहीं की है, तो वो क्लेम भी कोई डैमेजेस नहीं कर सकते। देयरफॉर ऑप्शन सी वुड बी करेक्ट। तो 10,000 या 25,000 उनको लॉस तो इस तरह का कोई हुआ नहीं है। और पेनल्टी क्लास वाली बात वैसे ही गलत है, क्योंकि पेनल्टी क्लास एग्जिस्ट करना ज़रूरी नहीं होता डैमेजेस क्लेम करने के लिए। तो ये इसका कंक्लूजन तो ठीक है, लेकिन जो रीज़न है वो गलत लिखी हुई है ऑप्शन डी में। हमारा ऑप्शन सी ही ठीक होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है कि मोना प्रॉमिस टू सेल हर वेडिंग ड्रेस टू सदफ फॉर ₹80,000 if she would pay ₹30,000 in advance and the balance on the delivery date, which was a month before Sadaf's wedding. Mona knew that the rain soaked her wedding dress and destroyed it completely. However, she needed ₹30,000 urgently. Sadaf agreed to the payment terms and paid the advance of ₹30,000 to Mona. Subsequently, when Mona failed to honor delivery of the wedding dress, जो ड्यू डेट थी उस पर वो नहीं डिलीवर कर सकें क्योंकि वो ड्रेस तो उनका था ही खराब। एक किस्म का तो ये फ्रॉड भी है कि जब आपको पता है कि आप एक कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं कर सकते और उसके लिए आप उसका प्रॉमिस करें, तो प्रॉमिस विदाउट इंटेंशन टू परफॉर्म फ्रॉड होगा।
Subsequently, when Mona failed to honor delivery of the wedding dress, Sadaf had to purchase another dress जो कि 100,000 का मिला. For her wedding, identify the amount which Mona is liable to pay to Sadaf. अब ब्रीच क्लियरली यहां पर हो रही है. रूल ये है कि डिफरेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट प्राइस और मार्केट प्राइस लिया जाता है. तो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस थी 80,000, मार्केट प्राइस थी 100,000, तो एक तो इनका डिफरेंस हो गया 20,000. उसके अलावा एडवांस के पैसे भी वापस होंगे 30,000. तो ऑन दिस बेसिस 30,000 एडवांस के, 20,000 जो प्राइस डिफरेंशियल है मार्केट और कॉन्ट्रैक्ट प्राइस का, इन दोनों को ऐड करें तो बनते हैं 50,000. देयरफॉर ऑप्शन सी हमारा करेक्ट होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अजीजा इज अ होम बेस्ड बेकर फेमस फॉर मेकिंग थीम्ड केक फॉर स्पेशल ओकेजन. ऑन 5 September 2022, a discount offer was made on Aziza's social media account with the caption "Order today to avail special price of rupees 2,000 per pound for our special chocolate fudge cake delivery within 24 hours." यानी ऑर्डर करें. Sadia messaged Aziza on the same day for placing an order for rupees 2.5 pound cake. Aziza replied that she will charge rupees 3,000. हालांकि पहले जो बात हुई थी वो 2,000 की हुई थी कि जो एडवर्टीजमेंट की गई थी, और अब 3,000 की बात कर रही हैं. फॉर द केक एज शी हैज रिसीव्ड मैनी ऑर्डर्स एंड विल नाउ चार्ज प्रीमियम प्राइस. तो ऑर्डर पहले ही ज़्यादा हो चुके हैं, तो अब अगर कोई काम करना होगा तो वो प्रीमियम प्राइस चार्ज करेंगी. कैन सादिया कंपेल अजीजा टू सेल द केक एट रुपीज़ 2,000 पर पाउंड? और इसका जवाब है कि नहीं, वो नहीं कर सकती, क्योंकि ये जो कैप्शन के साथ सोशल मीडिया के ऊपर शेयरिंग की गई है डिस्काउंट, इसको लफ्ज यूज हुआ डिस्काउंट ऑफर, लेकिन ये बाय डेफिनेशन ऑफर नहीं है. बाय डेफिनेशन दिस इज इनविटेशन टू ऑफर, और इसमें जो ऑर्डर करेगा वो ऑफर कर रहा होगा, एंड देन अजीजा वुड ईदर एक्सेप्ट दैट ऑफर और रिजेक्ट दैट ऑफर. इफ शी रिजेक्ट्स दैट ऑफर तो इन दैट केस कोई कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म नहीं होगा और कोई कंपेल नहीं किया जा सकता कि खास रेट पर जो है केक प्रोवाइड किया जाए. सो आंसर तो हमारा यही है कि नो. तो यस वाली बात गलत हो जाएगी. अब 1 to 1 हर ऑप्शन को डिस्कस कर लेते हैं. पहला है नो बिकॉज अजीजा ऑफर वाज नॉट स्पेसिफिकली गिवन टू सादिया. ऑफर का स्पेसिफिकली किसी एक पर्सन को देना जरूरी नहीं होता, लेकिन यहां पर असल में ऑफर ही नहीं थी, क्योंकि ये जो नेचर है जिस वे में बात की गई है ये इनविटेशन ऑफ एन ऑफर है, जहां पर आप ये कह रहे हैं कि जी हम रेडी हैं, अगर आप ऑर्डर करेंगे तो हम रेडी हैं, और फिर हम हो सकता है कि आपका ऑर्डर एक्सेप्ट कर कर आपको डिलीवर कर दें. सो दिस इज इनविटेशन ऑफ एन ऑफर, और इसमें कोई जो है ऑर्डर जो है वो एक्सेप्टेंस नहीं है, ऑर्डर इटसेल्फ ऑफर है. बी है नो बिकॉज सादियाज ऑफर हैज नॉट बीन एक्सेप्टेड बाय अजीजा. यस, जो सादिया की तरफ से ऑर्डर था दैट वाज ऑफर, जो कि अजीजा ने एक्सेप्ट नहीं किया. जब एक्सेप्ट नहीं किया तो देयर इज नो कॉन्ट्रैक्ट, और कॉन्ट्रैक्ट नहीं है तो इन्फोर्स भी कुछ नहीं करवा सकते, कंपेल भी कुछ नहीं कर सकते. तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट होगा. सी में देखिए उन्होंने कहा यस कर सकते हैं, वैसे ही कंक्लूजन नो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, लेकिन ये कि ऑफर वैलिड थी नहीं और चेंज इन प्राइस वाज कम्युनिकेटेड आफ्टर रिसीविंग, ये भी रेलिवेंट नहीं है. तो मेन जो कॉन्सेप्ट था वो इनविटेशन ऑफ एन ऑफर का था, और उसके मुताबिक जो ऑर्डर आया वो ऑफर था सादिया की तरफ से, जिसको अजीजा ने एक्सेप्ट नहीं किया, इसलिए उनके दरमियान कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है. सो ऑप्शन बी इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 6 है कि सलमान एंड फरहान परचेज 2 लोकल कॉफी शॉप्स and renovated them to reflect the modern cafe style under the name Coffee Holics. The interior designing of both the shop was done by Salman, whereas the renovation expenses were paid by Farhan. The operational rights of both the shops were given to Zakir, on the terms that Zakir shall pay only a fixed amount of rupees 25 on each coffee cup sold. हर कॉफी कप सेल करने पर 25 रुपीज की फिक्स्ड अमाउंट उनको मिलेगी. सलमान एंड फरहान एग्री टू इक्वली डिवाइड द अमाउंट पेड बाय जाकिर अमंग्स देमसेल्फ. तो इन द अबव सिनेरियो सलमान एंड फरहान आर, अब इसमें पार्टनर्स हैं या पार्टनर्स नहीं हैं. तो जो रेलिवेंट इस सिलसिले में कॉन्सेप्ट है जहां पर इस तरह से किसी चीज़ के ग्रॉस रिटर्न वगैरह को शेयर किया जाता है, जो पर्सन्स प्रॉपर्टी ज्वाइंट और कॉमन इंटरेस्ट के साथ होल्ड कर रहे हो, तो वो पार्टनर्स नहीं बनते, लॉ ये कहता है.
तो पहला जो ऑप्शन था कि पार्टनर्स बिकॉज दे शेयर द प्रॉफिट इन इक्वल प्रोपोर्शन में तो शेयर कर रहे हैं, बट इट इज नॉट प्रॉफिट, वो तो रॉयल्टी शेयर कर रहे हैं। दूसरी बात है कि पार्टनर्स बिकॉज दे ज्वाइंटली ओन द कॉफी शॉप, को ऑनरशिप जो है वो पार्टनरशिप नहीं होती, को ऑनरशिप और पार्टनरशिप में फर्क होता है। सी पॉइंट है कि नॉट पार्टनर्स बिकॉज द रेनोवेशन एक्सपेंसेस वर नॉट पेड बाय बोथ ऑफ देम, दिस इज नॉट द वैलिड रीजन। पार्टनर्स जो है डिफरेंट अमाउंट इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो ये रीजन नहीं है। और इस सिचुएशन में वो ये कंक्लूजन तो ओके है कि पार्टनर्स नहीं है वो लोग, लेकिन ये रीजन प्रॉपर नहीं है यहाँ पे। लास्ट वन है कि नॉट पार्टनर्स बिकॉज द अरेंजमेंट डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट अ पार्टनरशिप, क्योंकि ये को ऑनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी वाली सिचुएशन है, तो इस वजह से इस अरेंजमेंट में पार्टनरशिप नहीं है। ऑप्शन डी ही हमारा करेक्ट होगा। क्वेश्चन 7 है कि फुरकान गिफ्टेड अ प्रॉपर्टी टू हिज स्पाउस नादिरा ऑन कंप्लीशन ऑफ हर पोस्ट ग्रेजुएशन। Subsequently, on Furqan request, Nadra agreed to transfer the property in Furqan's name if at any time in future he incurs heavy loss in business due to any reason. After 5 years, Furqan incurred heavy loss in business due to COVID-19. अच्छा, गिफ्ट के थ्रू तो विदाउट कंसिडरेशन एक प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र हो सकती है, और लेकिन ये कि बाद में फुरकान की रिक्वेस्ट पर नादरा एग्रीड, इसमें गिफ्ट वाली बात नहीं है कि फ्यूचर में वो करेंगे, एक एग्रीमेंट हुआ है, लेकिन इसमें कंसिडरेशन नहीं है। After 5 years, Furqan incurred heavy loss in business due to COVID-19 pandemic and asked Nadra to transfer the property in his name, which she refused. तो यहाँ से एक डिस्प्यूट राइज हो गया। क्वेश्चन ये है कि कैन फुरकान होल्ड नादरा रिस्पॉन्सिबल फॉर द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। एज सच अगर देखा जाए तो ये प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं है, इन्फोर्स नहीं किया जा सकता, क्योंकि सेक्शन 25 की रिक्वायरमेंट ये है कि एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन वॉइड होते हैं। ऑब्वियसली इसकी सर्टन एक्सेप्शंस हैं, लेकिन वो हम देखेंगे कि वो एक्सेप्शंस अप्लाई होती हैं या नहीं होती। अच्छा, पहला पॉइंट ये बताया हुआ है कि येस बिकॉज द एग्रीमेंट वाज कंटीजेंट ऑन इनकरिंग ऑफ हैवी लॉस इन बिजनेस। येस, दैट वाज कंटीजेंसी मेंशन थी, लेकिन अगर बाकी इन्फोर्सेबिलिटी का क्राइटेरिया ही मीट नहीं हो रहा तो वो वाइड होगा मतलब रिस्पॉन्सिबल तो नहीं ठहरा सकते। येस बिकॉज ऑल एग्रीमेंट्स मेड वर्बली आर इन्फोर्सेबल बाय लॉ। नहीं, ऐसा नहीं है, कुछ एग्रीमेंट्स खासतौर पे जो प्रॉपर्टी के एग्रीमेंट्स हैं वो तो इन राइटिंग और रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है। थर्ड, नो बिकॉज द एग्रीमेंट इज वॉइड ड्यू टू लैक ऑफ कंसिडरेशन, यही हमारा मेन इशू है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। लास्ट वन है नो बिकॉज द एग्रीमेंट वॉज मेड बाय नादरा अंडर अनड्यू इन्फ्लुएंस। हस्बैंड और वाइफ के दरमियान अनड्यू इन्फ्लुएंस की प्रिजम्पशन नहीं होती, तो ये भी रेलिवेंट आंसर नहीं बनेगा। तो ऑप्शन सी जो है वो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर बनता है। क्वेश्चन 8 है कि फाइक एग्री टू सेल 2 स्नो लेपर्ड कब्स टू वजिया फॉर ₹500,000. He also promised to deliver an imported Persian cat worth ₹80,000 along with the cubs as complimentary. On the delivery date, Vajia refused to take delivery of the cubs on the premise that snow leopards were endangered species and capturing them was prohibited under local laws. Illegal हो गया ये तो. However, she demanded that Fike must deliver the cat as promised and said that she is willing to pay the market price for the cat. Is Fike compelled to deliver the cat? तो इस पे अगर हम लॉ की प्रोविजन देखें तो लॉ की प्रोविजन ये है कि अगर कोई ऐसा एग्रीमेंट हो जिसमें सिंगल कंसिडरेशन एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स के लिए हो या एक से ज़्यादा कंसिडरेशन एक सिंगल ऑब्जेक्ट के लिए हो, तो वो अनलॉफुल ही होता है और वॉइड होता है। तो यहाँ पर क्योंकि अगर हम नोटिस करें तो जो भी टोटल पैसे थे 500,000, उसके अंदर कब्स और कैट ये जो है वो कंबाइन देनी थी, तो ये एक एग्रीमेंट के अंदर दो डिफरेंट कंसिडरेशंस थे, और फॉर दैट रीज़न अब अगर एक अनलॉफुल है तो पूरा एग्रीमेंट ही वॉइड होगा इस सिचुएशन में, तो कंपेल तो नहीं किया जा सकता, इसलिए हमारे आंसर नो वाले ठीक होंगे, यस वाले हमारे आंसर गलत हो जाएंगे। अच्छा, क्योंकि इसमें यूनिलैटरल मिस्टेक ऑफ लॉ भी नहीं है और इसमें लीगल सेट ऑफ रेसिप्रोकल प्रोमिसेस वाला इशू भी नहीं है। अच्छा, सी पार्ट है कि नो बिकॉज द प्रॉमिस टू डिलीवर द कैट वाज डिपेंडेंट ऑन द डिलीवरी ऑफ स्नो लेपर्ड्स क्लब, बट दैट्स नॉट द मेन रीजन। रीजन इलीगल होना है, अगर कॉन्ट्रैक्ट इलीगल ना होता तो फिर इसके अंदर दूसरी पॉसिबिलिटीज देखी जा सकती थी, यहाँ तो कंसिडरेशन ही इलीगल है, तो एग्रीमेंट इलीगल कंसिडरेशन की वजह से वॉइड है,
तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा। क्वेश्चन 9 है कि ऑन 1 सितंबर 2022 Zahid wrote a promissory note undertaking to pay rupees 300,000 in 3 equal monthly installments to the chairman of Flannel Traders and Company or order in the aforesaid promissory note. क्या पोजीशन है? अमाउंट ऑफ मनी टू बी पेड एंड पे बोथ आर सर्टन एंड यस दैट इज करेक्ट। अच्छा, लॉ के अगर हम रिक्वायरमेंट देखें तो देखें अमाउंट तो बिल्कुल क्लियर है कि 300,000 सर्टन है। ये जो चेयरमैन ऑफ फ्लैनल ट्रेडर्स एंड कंपनी की बात की गई है ये भी सर्टन है। ये क्यों सर्टन है? क्योंकि लॉ ये कहता है कि वेयर द पर्सन इंटेंडेड कैन रीजनेबली बी असर्टेन फ्रॉम द promissory note he is certain person although he may be misnamed or designated by description only। ये अगर आप नोटिस करें तो ये डेजिग्नेटेड बाय डिस्क्रिप्शन ओनली वाला सिनेरियो है, क्योंकि फ्लैनल ट्रेडर्स एंड कंपनी का एक खास बंदा ही चेयरमैन होगा ना, तो आप जब उसको डेजिग्नेशन या डिस्क्रिप्शन से डिफाइन कर रहे हैं तो वो उसकी बेसिस पर भी उसको असरटेन किया जा सकता है कि ये कौन शख्स है। और वो पर्सन, जिस तरह हम कहते हैं जी प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री, तो वी नो हु इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री एट द मोमेंट, तो इसका मतलब है कि पर्सन जो है पेई वो भी सर्टन है। सो अमाउंट ऑफ मनी, ये ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। बाकी में जो लिखा हुआ है कि एक चीज़ अनसर्टन है और एक सर्टन नहीं है तो वो गलत हो जाएंगे, बिकॉज ये कि फर्स्ट ऑप्शन ही हमारे पास करेक्ट हो गया और दोनों चीज़ें सर्टन है। क्वेश्चन 10 है कि ऑन 1 जून 2022 अली मेड एन अनाउंसमेंट प्रॉमिसिंग टू पे अ रिवार्ड ऑफ 90,000। आंसर में डेट्स लिखी हुई हैं तो नोट कर लेते हैं। 90,000 टू एनी पर्सन हु वुड फाइंड हिज लॉस्ट डॉग। एक जर्नल ऑफर है। सारिम केम टू नो अबाउट द अनाउंसमेंट ऑन 15 जून। इसका मतलब है कि ऑफर कम्युनिकेट हो गई थी उसको, एंड डिसाइडेड टू फाइंड द डॉग ऑन 30 जून 2022। सारिम फाउंड द डॉग एंड हैंडेड इट ओवर टू अली। अच्छा, ऑफर के कम्युनिकेट होने से ही जस्ट एक्सेप्टेंस नहीं होती। एक्सेप्टेंस होती है जब उस पे इस तरह की ऑफर को के ऊपर एक्शन लिया जाए। सारिम फाउंड द डॉग एंड हैंडेड इट ओवर टू अली ऑन द सेम डे। Ali paid the reward of 90,000 to Sarim on 10 July 2022. In the above scenario, contract between Ali and Sarim was formed on। तो कॉन्ट्रैक्ट किस दिन हुआ था? तो 1 जून को ऑफर हुई है, 15 जून को ऑफर की कम्युनिकेशन हुई है और 30 जून को वो एक्शन हुआ है जिसकी वजह से ऑफर की एक्सेप्टेंस होगी। अब लॉ के बारे में अगर हम देखें तो परफॉर्मेंस ऑफ द कंडीशन ऑफ प्रपोजल और एक्सेप्टेंस ऑफ एनी कंसिडरेशन फॉर अ रेसिप्रोकल प्रॉमिस विच मे बी ऑफर्ड विद द प्रपोजल इज एन एक्सेप्टेंस। यानी ऑफर के अंदर जो बात करने का कहा गया था, जब आप उस बात को पूरा कर देते हैं तो ये एक्शन भी एक्सेप्टेंस कंसीडर होता है। तो सारिम ने डॉग को ढूंढा और उसको हैंड ओवर किया इस डेट को, यही वो डेट होगी जिस दिन कॉन्ट्रैक्ट बना। बाद में तो उस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म किया जा रहा है। तो कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म किस दिन हुआ था? वो हुआ था 30 जून को, जिसमें से रिवॉर्ड मनी बाद में दी गई है, यानी एक चीज लेटर पे की गई है। तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट होगा, 30 जून 2022। क्वेश्चन 11 है कि परवेज हैड अ गेस्ट हाउस इन एबटाबाद विच ही रेंटेड टू हिज बिजनेस पार्टनर करीम एट अ रेगुलर प्राइस फॉर 2 days। On the day of leaving Ahmedabad, Karim noticed overdues of last month appearing in the electricity bill of the guest house. He paid the bill to appease Parvez. When Parvez came to know about Karim's act, he thanked Karim and verbally promised to pay back the bill amount of rupees 55,000. Can Parvez be held liable if he subsequently refuses to pay rupees 55,000 to Karim? अब इसमें लॉ ये कहता है कि जो हमारे एग्रीमेंट्स विदाउट कंसिडरेशन होते हैं उसकी एक एक्सेप्शन है कि ऐसा एग्रीमेंट वॉइड नहीं होगा अगर प्रॉमिस टू कंपनसेट हो होली और इन पार्ट अ पर्सन हु हैज ऑलरेडी वॉलंटरी डन। यहाँ पे भी देखें वॉलंटरी एक्ट है, लीगल ड्यूटी नहीं है। समथिंग फॉर द प्रोमिसर और समथिंग विद द प्रोमिसर वाज लीगली कंपेलेबल टू डू, लीगली बाउंड नहीं, कंपेलेबल। अच्छा, अब अगर आप यहाँ पर देखें तो इसका मतलब है कि वॉलंटरी पास सर्विसेज के लिए अगर एग्रीमेंट कर दिया गया है तो विदाउट कंसिडरेशन भी इन्फोर्सेबल होता है। तो पहला ऑप्शन था कि नो बिकॉज परवेज डिड नॉट मेक द एग्रीमेंट इन राइटिंग। तो इसमें अगर आप नोटिस करें तो लॉ के अंदर एग्रीमेंट इन राइटिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है।
नेचुरल लव एंड अफेक्शन वगैरह उनमें है, यहाँ नहीं है। नो बिकॉज करीम वाज नॉट लीगली बाउंड टू पे द ड्यूज, लीगली बाउंड था, हो भी सकता है, देखें बिजली का बिल पे करना था, कॉन्ट्रेक्चुअली तो बाउंड था, तो ये रीज़न नहीं है क्योंकि वॉलंटरी एक्ट वाली सिचुएशन अप्लाई हो रही है। यस बिकॉज परवेज प्रॉमिस टू पे करीम फॉर हिज वॉलंटरी एक्ट, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। और डी ऑप्शन है कि यस बिकॉज करीम वाज लीगली बाउंड टू पे द ड्यूज। अच्छा, लीगली कंपेलेबल तो हो सकता था क्योंकि कॉन्ट्रेक्चुअल था, लीगल नहीं था, लेकिन ये कि ये मेन रीज़न नहीं है। मेन रीज़न तो ये है कि ये वॉलेंट्री पास सर्विसेज को कंपनसेट करने का एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल होता है, वॉइड नहीं होता। तो ये प्रॉपर रीज़न नहीं होगी जो ऑप्शन डी में, ऑप्शन सी ही मोस्ट अप्रोप्रिएट कंसीडर होगा। क्वेश्चन 12 है कि प्रेसिडेंट्स आर डिफाइंड एज, और स्टडी टेक्स्ट के अंदर इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है कि प्रेसिडेंट्स आर जजमेंट्स और डिसीजंस ऑफ सुपीरियर कोर्ट विच आर बाइंडिंग ऑन द सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। तो सेम बात ऑप्शन डी में लिखी हुई है, यही हमारा करेक्ट आंसर होगा। फिर जस्ट इसमें देखें इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ बाय द सुप्रीम कोर्ट, ये जस्ट सुप्रीम कोर्ट नहीं, हाई कोर्ट की भी जो डिसीजंस होती हैं और इंटरप्रिटेशन होती हैं वो भी हो सकती हैं। और इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ बाय एनी हाई कोर्ट विच आर बाइंडिंग ऑन अदर हाई कोर्ट्स, तो ये सुप्रीम कोर्ट की भी हो सकती हैं। डिसीजंस ऑफ सुपीरियर कोर्ट्स विच आर नॉट एन इंट्रिंसिक पार्ट ऑफ द लीगल सिस्टम, ऐसी कोई बात प्रेसिडेंट की डेफिनेशन का हिस्सा नहीं बनती कि वो लीगल सिस्टम का हिस्सा है या नहीं है। इनफैक्ट जो लीगल सिस्टम का हिस्सा होगी वही केस लॉ और प्रेसिडेंट बनेगा। यहाँ पर एक चीज़ और भी आप नोट करेंगे, कुछ एमसीक्यूज इस बार 1 मार्क के थे और कुछ 1.5 मार्क के थे। जो ज़रा सिनेरियो थे टेक्निकल वो 1.5 मार्क्स के, और जो स्ट्रेट फॉरवर्ड थे वो 1 मार्क के। तो अकॉर्डिंगली ये एक इम्प्रूवमेंट है कि जितनी कम्प्लेक्सिटी है उसके हिसाब से मार्क्स जो हैं वो एमसीक्यूज में एलोकेट किए गए हैं इस बार। तो ये आंसर बनते हैं हमारे हिसाब से। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ गुड डे।